आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए समझे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक पर्सन किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है, यानी कि इनकम अर्न करता है, और किस तरीके से उसको स्पेंड करता है अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पर। ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स उसकी नीड्स एंड वांट्स हो सकते हैं, और यहाँ जितनी भी नीड्स और वांट्स पर वो पैसा खर्च करता है ये उसके सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर होता है। क्लियर। अब देखें डिस्कस करेंगे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस ओपन होती हैं। एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो मींस स्मॉल एंड मैक्रो मींस लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर स्टडी करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड्स की, एग्रीगेट सप्लाई की, हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट की, हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। वहीं अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, कोई इनकम लेवल नहीं होता, कोई आपके मनी नहीं होती। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके हम मनी के बारे में भी बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात होती है, यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में भी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दोनों के डिफरेंस हैं। लेकिन हम क्लास 12 है, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए बोर्ड पर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर करते हैं। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हम उनमें सबका इंक्लूजन करेंगे, जितने हमारे पास कंज्यूमर्स हैं उसमें हम सबका इंक्लूजन करेंगे। यहाँ पर हमारा कोई भी यूनिट या कोई भी एस्पेक्ट को हम निगलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते टाइम हम किन चीज़ों से कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कोप्स में आपके पास थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ मनी एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला स्कोप है हमारे पास थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास पहला स्कोप होता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है द लेवल ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे पास जितना भी यूथ है, जितने भी लोग हमारे पास हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये हमारी इकोनॉमिक्स के काम होता है। अब यहाँ पर अब एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करना है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, हमारा इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होना चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करने के तरीके जो होते हैं वो हमें मिलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। दूसरा आता है आपके पास थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ऊपर देखा कि यहाँ पर हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एट अ होल लेवल, यानी कि हम पूरी इकोनॉमिक्स को एक साथ, यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं, जिसमें हम सारे यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो आपके कंज्यूमर्स हों चाहे वो आपके प्रोड्यूसर्स हों। अब यही प्रोड्यूसर जितना भी आपका प्रोड्यूस्ड करके यानी कि प्रोडक्शन को सेल आउट करते हैं मार्केट में, इसी मार्केट में बेचे गए इन सारे प्रोडक्ट से जो भी इनकम जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, यानी कि जो भी हमारा जीडीपी जनरेट हो रहा है बाय सेलिंग आउट ऑल द प्रोडक्ट्स बाय द प्रोड्यूसर्स, उसी से हमारा निकल कर आता है नेशनल इनकम। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल यानी कि हमारी मार्केट में जो भी कमोडिटीज हम सेल आउट कर रहे हैं उनकी डिमांड और सप्लाई कितनी आ रही है। अब उसी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर हम उन कमोडिटीज के मार्केट में प्राइसेस को सेट करते हैं, दैट इज नोन एज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, अब यानी कि अगर हमारे पास हम कोई भी एक कमोडिटी परचेस कर रहे हैं वो एक्चुअली में कितने प्राइसेस उसके होने चाहिए, ये हम सॉर्ट किस तरीके से निकालते हैं कि मार्केट डिमांड कितनी आ रही है और मार्केट सप्लाई कितनी आ रही है। जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होती है वहां पर हमारी इकोनॉमी पहुंचती है इक्विलिब्रियम पर। उसी इक्विलिब्रियम पर उस कमोडिटी के जो भी प्राइसेस सेट होते हैं वो आपके कहलाते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मनी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी, और मनी से हम क्या कर सकते हैं, मनी कहां से आया, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी किस किस फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल
अवेलेबल है और क्या क्या रोल्स ये प्ले करती है। नेक्स्ट आपका आता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे थे, हम अपनी इंटरनल ट्रेड के बारे में स्टडी कर रहे थे और इंटरनल ट्रेड में भी सबका इंक्लूजन नहीं हो रहा था, सिर्फ किसी एक कंज्यूमर को ले लिया था और किसी एक प्रोड्यूसर को ले लिया था। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपना इंटरनल ट्रेड भी ले रहे हैं और साथ ही हम अपना वो ट्रेड भी ले रहे हैं जो हम अपनी फॉरेन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि अगर हम जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपके पास एफडीआई हो रहा है या फिर आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, डोनेशंस, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं, ये एक्सचेंजेस हो रहे हैं मनी के, ये सारे आपके आते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जो कि आपके आगे चैप्टर्स में आती रहेंगी, छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो आपके कुछ यहाँ टर्म्स हैं, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड एंड कंज्यूमर गुड। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये फाइनल गुड क्या होते हैं। देखिए डिस्टिंक्शंस बहुत सिंपल है इन तीनों का। देखिए फाइनल गुड आपके वो गुड होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया हो, ठीक है, पहली चीज, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया हो और जिनमें कॉस्ट का कोई भी एडिशन होना बाकी ना हो, वो कहलाते हैं आपके फाइनल गुड। क्लियर, एक और बार रिपीट करते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया हो, यानी कि उनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हो और जिसमें कॉस्ट का कोई एडिशन बाकी ना हो, वो आपके कहलाते हैं फाइनल गुड। जैसे कि ये आपका ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसमें कोई भी कॉस्ट का एडिशन नहीं होना था जब मैंने इसको परचेस किया, तो ये क्या होगा? ये एक होगा फाइनल गुड। अब ये जो फाइनल गुड है ये कैसा गुड होगा? क्या ये फाइनल कंज्यूमर गुड है, क्या ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड है? तो देखते हैं कि ये दोनों क्या डिस्टिंक्शंस देते हैं। सबसे पहले आपका आता है फाइनल कंज्यूमर गुड। अब देखें फाइनल है, फाइनल गुड है, ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी सेम रहेगी, यानी कि वो जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया हो और जिसमें कॉस्ट का कोई एडिशन ना होना हो। बस यहाँ पे वर्ड एडिशन हो रहा है कंज्यूमर। इट मींस कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया हो, कॉस्ट में कोई एडिशन ना होना हो और डायरेक्टली उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर सके, वो आपके कहलाते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड। दूसरी तरफ आपके आते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ये कहलाते हैं आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इनके डिस्टिंक्शन के लिए हम देखेंगे एक एग्जांपल। ये एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल के देखें कि किसी एक दो पर्सन है हमारे पास, एक है हमारे पास मिस्टर राम और दूसरे है मिस्टर श्याम, ठीक है। अब ये जो मिस्टर राम है ये एक टेलर है और मिस्टर श्याम जो है वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अभी मिस्टर राम ने भी स्विंग मशीन परचेस करी और मिस्टर श्याम ने भी स्विंग मशीन परचेस करी। अब किसके लिए ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड है और किसके लिए ये फाइनल कंज्यूमर गुड है, यहाँ हम देखेंगे। अगर हम बात करें मिस्टर राम की, जिन्होंने एक स्विंग मशीन परचेस करी है, अब ये एक टेलर हैं, इन्होंने जो स्विंग मशीन परचेस करी है इसको परचेस करके ये आगे का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि ये हो गए प्रोड्यूसर और इन्होंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है वो अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया है, तो ये प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मिस्टर श्याम की। मिस्टर श्याम जो कि बिलोंग करते थे एक हाउस होल्ड सेक्टर से, इन्होंने स्विंग मशीन परचेस करी अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो अभी यहाँ पे ये जो भी कमोडिटी परचेस कर रहे हैं उसमें ये कॉस्ट का कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, ना ही ये उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिस्टर श्याम के लिए वही स्विंग मशीन क्या कहलाएगी? आपकी फाइनल कंज्यूमर गुड। अब देखें दूसरी तरफ है आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? देखें इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस ना किया हो और जिसमें कॉस्ट का एडिशन होना बाकी हो, वो आपके कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स आपके कैसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है। अब ये मिल्क क्या है? देखें मिल्क अगर किसी दूसरी कंपनी ने परचेस किया है किसी अपने और प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी अमूल कंपनी है, अमूल ने मिल्क परचेस किया फार्मर से, लेकिन इसने ये जो मिल्क परचेस किया है वो अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए परचेस किया है। अब उससे वो बटर बनाएगा, घी बनाएगा, उससे टोन मिल्क, बटर, ठीक है, बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स बनाकर तब जाके उसको आगे सेल आउट करेगा, ठीक है। अभी देखो फार्मर से जो परचेस किया गया था वो किया गया था 20 पर लीटर, लेकिन उसमें आगे और प्रोडक्शन हुआ उस मिल्क का इस्तेमाल करके और उसकी कॉस्ट में भी कुछ एडिशन हुआ 10 रुपीज का, यानी कि वो जो मिल्क था अब वो हो गया 20 से 30 रुपीज पर लीटर। तो यानी कि हम क्या समझे कि वो सारे गुड्स जिसमें कॉस्ट का एडिशन होना बाकी हो और जो इसमें का इस्तेमाल करके फर्दर प्रोडक्शन किया जाए वो आपके कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
नेक्स्ट आपके आते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये आपके 4 तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्यूरेबल गुड्स की। देखें, ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जैसे आपके वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, ये सारे आपके कौन से गुड्स हो जाते हैं? ये ड्यूरेबल गुड्स हो जाते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जिसको हाउस होल्ड सेक्टर हर साल नहीं बदलता, हर महीने नहीं बदलता, बल्कि ये एक बहुत लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो थोड़ा वक्त तक चलते हैं, यानी कि जो बहुत लंबे न चलें और एक ही बार इस्तेमाल करने पर खत्म ना हो जाएं, ये गुड्स आपके कहलाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिसमें अगर हम आज के एरा में बात करें तो ये हमारे मोबाइल फोन्स हो सकते हैं। कोई पर्सन इसको 1 साल तक इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कुछ ही महीने इस्तेमाल करता है और उसको सेल आउट कर देता है। आपके कोई भी चीजें हो सकती हैं, आपके बुक्स हो सकती हैं, आपके घर का कोई भी एक छोटा सामान हो सकता है, ये सारे आपके आ जाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के लिए। यानी कि जो वो गुड्स जो कि ना तो बहुत लंबे चलें और जो ना ही एक बार इस्तेमाल खत्म करने पर वैनिश हो जाएं, वो सारे आपके कहलाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो एक ही बार इस्तेमाल करने पर वैनिश हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये कौन से गुड्स हो सकते हैं? जैसे कि मिल्क, टी, शुगर, आइस, ये सारे वो गुड्स होते हैं जिसको आप एक ही बार इस्तेमाल करोगे लेकिन दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, वाटर, ये सारे आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज। अब इन तीनों गुड्स में और सर्विसेज में क्या डिस्टिंक्शन है? देखिए, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके टेंजिबल गुड्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो ना तो आप इसे देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके सर्विसेज जो के होते हैं इंटेंजिबल गुड्स, यानी कि सर्विसेज रेंडर्ड बाय टीचर्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर। ये आपको अपनी फीस लेने के बदले में कोई भी एक टेंजिबल चीज प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ आपको प्रोवाइड करते हैं सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, कुछ मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करता है और वही जो उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन देके जाता है, और यही चीजें आपकी कहलाती हैं सर्विसेज। देखें, कुछ और चीजें, कुछ और पॉइंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो है आपके कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, स्टॉक एंड फ्लो। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। देखें, कैपिटल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिसको प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड भी बोल सकते हैं। अब कैपिटल गुड्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आपका लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके होते हैं कैपिटल गुड्स। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो भी आपके पास डिजायर्ड कैपिटल था या आपके पास कोई स्टॉक था, उसमें आपने कोई इंक्रीमेंट किया 1 साल के अंदर, ये सारा आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपने अपने कैपिटल को इंक्रीज करा है, आपने अपने स्टॉक को इंक्रीज करा है 1 साल में, या उसमें कुछ एडिशन किया है, किस में किया है? या तो कैपिटल में या स्टॉक में, ये सारा आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। इनमें क्या डिस्टिंक्शन है भाई? देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है कि माने अगर आपने कोई खर्चा किया फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में, आपने खर्चा किया स्टॉक परचेस करने में, ये सारा आपका कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सिंपल है। नेक्स्ट है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने जो भी खर्चा करा है, ठीक है, खर्चा तो नहीं कहेंगे लेकिन क्या कह सकते हैं हम कि आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स में जो भी एडिशन करा है, आपने अपने स्टॉक में जो भी एडिशन किया है, यही एडिशन और यही इंक्रीमेंट कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। एक और बार देखेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि 1 साल के अंदर आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स में जो भी खर्चा करा है या जो भी एडिशन करा है वो सब कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा बन जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। कैसे बनता है भाई? कि अगर आप जो भी खर्चा कर रहे हो एसेट्स परचेस करने में, या अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में, या अपने स्टॉक परचेस करने में, ये सब जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। दूसरी चीज जो हमने कही थी कि आपका जो भी एडिशन आप कर रहे हो आपके फिक्स्ड एसेट्स में, स्टॉक में, ये जो भी उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है 1 साल में, ये सब कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब देखो क्या है कि हमने जो फिक्स्ड एसेट्स परचेस करे थे, यहाँ हमने परचेस करे थे, ठीक है,
यहाँ हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ हमने परचेस किए। अब यहाँ जो हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेस करे थे तो वो हमें हमेशा हमारे पास उसी क्वालिटी में नहीं रहते जिस क्वालिटी में हमने उनको परचेस करा था। मतलब कि अगर जैसे ये मेरे पास ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, तो जब मैं इसको लेकर आया ये बिल्कुल ग्रीन था, लेकिन जब इस पर चौक का इस्तेमाल होता रहा तो इस पर कुछ वाइटिश लेयर चढ़ने लगी, जिसके इसकी जो शाइन थी वो थोड़ी डलनेस में बदलने लगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ समझेंगे कि किसी भी आपने या किसी भी इंसान ने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, कोई मशीन परचेज करी, ठीक है, तो वो मशीन हमेशा वैसी नहीं रहेगी जैसे कि उसको परचेज किया गया था। हमने उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कुछ कमी आई, ठीक है। जब हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें कुछ वियर एंड टियर हुए, उसमें कुछ स्क्रैचेस लगे, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि इससे हमारी वैल्यू में, हमारी मशीन की वैल्यू में कमी आ जाएगी। जिस टेक्नोलॉजी की हम मशीन लाए थे 1 साल बाद उससे अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन मार्केट में अवेलेबल आ गई तो हमारी मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये सारी वजह जिनसे हमारी मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या वैल्यू में कमी आ रही है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि क्या है, डेप्रिसिएशन आपकी वो चीज़ है, यानी कि डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, ठीक है। अब ड्यू टू यानी किन वजहों से, ऑब्सोलेसेंस की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर आपके नॉर्मल यूजेज की वजह से, ये सब चीज़ें जितना भी अमाउंट से इसमें कमी आती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप इसको आप समझ सकते हो अपनी लाइफ से, जैसे कि आपने कोई मोबाइल परचेज किया 10,000 का, अब आप जानते हो कि इसको अगर आप अगले दिन भी बेचोगे तो ये 10,000 का सेल आउट नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट कि आप एक बहुत बड़े डीलर हो, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े डीलिंग देते हो अपने दोस्तों को तो आप 10 का क्या आप 11 का भी बेच दोगे, लेकिन नॉर्मल यूजेज में, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में वो 10,000 का सेल आउट नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो भी कमी आई एक दिन के यूजेज में वो सब आपका कहलाएगा डेप्रिसिएशन। अब दूसरी तरफ हमारे पास है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री और स्टॉक ये ऐसी टर्म्स हैं जिसको हम हमेशा से मिस इंटरप्रेट करते हुए आए हैं। हमें ये लगता है कि इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। हमें ये बताया गया है कि चाहे इन्वेंट्री कह लो चाहे स्टॉक कह लो एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। देखिए, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डिज़ायर्ड चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो सेमी ड्यूरेबल सेमी फिनिश गुड्स हों, चाहे वो फिनिश गुड्स हों, चाहे वो आपके पास रॉ मटेरियल हो, इसकी जितनी भी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है वो सब कहलाएगी इन्वेंट्री, ठीक है। एक बार फिर से समझना, रिपीट करना साथ में। इन्वेंट्री क्या है कि आपके पास फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल की जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है, क्लियर, वो सब कहलाएगी इन्वेंट्री, ठीक है। ध्यान से सुन लिया। अब दूसरी चीज सुनना, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ एकदम फिक्स तरीके से नहीं बताई जा रही है। स्टॉक का मतलब है कि किसी भी चीज़ की कोई क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपके पास है वो कहलाएगा स्टॉक, ठीक है। अब देखो चीज़ें क्या समझने की हैं। एक तो पहली चीज़ है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एनी क्वांटिटी ऑफ एनी गुड, ये क्या बनता है आपका स्टॉक। दूसरी तरफ इन्वेंट्री क्या है कि क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल इज नोन एज इन्वेंट्री। बट ऑन द अदर एंड स्टॉक सेज द एनी क्वांटिटी ऑफ एनी गुड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। अब हम बात करते हैं फ्लो की। फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी गुड की क्वांटिटी का फ्लो हो जाना या बाहर चले जाना या आ जाना वो कहलाता है फ्लो। जैसे कि इसको हम समझें कि आपकी इनकम का हर महीने आ जाना, आपका खर्च कर जाना, आपकी सेविंग्स का हो जाना, ये क्या होता है फ्लो। अब इसको अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में समझे तो क्या है कि दैट एनी क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ एनी गुड, या फिर हम कहें क्वांटिटी ऑफ एनी गुड एट पर यूनिट, ठीक है, यानी किसी भी गुड की क्वांटिटी पर यूनिट के हिसाब से वो कहलाएगी फ्लो। यानी कि क्या हुआ कि आपके पास 1000 रुपये की इनकम हर आती है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया 31 मार्च को या 31 या 30 को हर महीने, ठीक है, ये आपका हो गया स्टॉक। लेकिन अब ये जो आपका फ्लो हो रहा है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हो रहा है, ठीक है, ये सब आपका कहलाएगा
फ्लो। अगर कोई एक चीज़ आपके पास बड़े अमाउंट में एक बार में आ रही है और आप उसको किसी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र कर रहे हो, वो कहलाएगा स्टॉक। वहीं उसी बड़ी क्वांटिटी को जब आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल करते हो, वो आपका कहलाता है फ्लो। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों को अच्छे से डिस्टिंक्ट करना, अच्छे से समझना। एक बार फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री क्या है? द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। क्लियर? और कोई बात नहीं कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है? द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। बस बात खत्म हो गई, ये इन्वेंट्री हो गई। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक, द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ एनी कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया कि किसी भी गुड की कोई भी क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपके पास है, वो आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक। यानी अगर आप कोई भी एक क्वांटिटी मेजर करते हो हर महीने की 15 तारीख को, तो वो आपके लिए कहलाएगा स्टॉक। वहीं फ्लो क्या है कि आपने जो चीज़ अभी 15 तारीख को हर महीने कैलकुलेट कर रहे थे, क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, वो स्टॉक थी। लेकिन जब आपने उसको 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मेजर किया कि वो कितनी कितनी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बाहर आई, तो वो कहलाएगा फ्लो। जैसे 15 तारीख को मेरे पास जो स्टॉक आया था वो 10,000 का था, लेकिन एक महीने के अंदर जो खर्च हुआ, कभी 100, कभी 200, कभी 2,500, कभी 500, ये सब आपका कहलाएगा फ्लो। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में आपका कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो वो आखिर है किस बारे में। ठीक है, जब आपको पता होगा कि ये पेड़ किस चीज़ का है, तभी जाके आप उसके फल खाओगे। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, तभी आप उसकी एक ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ पाओगे। ठीक है, फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके स्कोप देखे। वो उसके स्कोप क्या थे कि हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें पता चलता है, हमें जनरल प्राइस लेवल के बारे में पता चलता है, हमें यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पता चलता है, हमें अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इनकम के बारे में, जनरल प्राइस लेवल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। हमने स्कोप के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे काम आएंगे, जिसमें हमारे फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन है, कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टमेंट है, फिर हमारे पास इन्वेंट्री, स्टॉक, फ्लो। हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, तो इन सब आज के लेक्चर में हमने इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया है। इनको समझिए, बहुत आसान चीज़ें हैं, एक बार पढ़ने में समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ डिस्टिंक्शंस हैं क्योंकि लेवल जंप हुआ है, लेवल बढ़ा है, तो कुछ डिस्टिंक्शंस हैं। अब हम इन्वेंट्री और स्टॉक को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में कुछ डिस्टिंक्शन अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई जा रही हैं, इसमें सिर्फ कुछ डिस्टिंक्शंस हैं जिससे हमें इसकी टेक्निकलिटी समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आगे का इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।